हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट निकेतन। एंड एज यू गाइस नो कि हमने एनसीईआरटी डिस्कशंस शुरू किए हैं जिसमें फ़िलहाल हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। तो चलो भाई शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें बताना है मोलर मास। वेरी सिंपल क्वेश्चन। H2O, CO2 एंड CH4 हमें इनका मोलर मास बताना है। सही है भाई, तो चलो जी शुरू कर देते हैं। नंबर 1 इज H2O। ठीक है भाई, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1U। U मतलब यूनिफाइड मास। तो दो हाइड्रोजन का कितना होगा, यू कैन से मैम 1 into 2 प्लस एक ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है मैम 16, राइट। किस में निकालेंगे, यूनिफाइड मास में निकाल लेते हैं। सही भाई, सो 2 + 16 तो आप क्या बोल सकते हैं 18U। सही है। चलिए CO2 सेकेंड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा मैम 16 into 2 यानी कि 32। 12 + 32, राइट। इसको आप क्या बोल सकते हैं 12 + 32 कितना आ गया बेटा 44। तो आप बोल सकते हो 44U। सही है। थर्ड देखते हैं CH4। CH4 क्या होता है बच्चे मैम मीथेन होता है। सो CH4 के लिए एक कार्बन का कितना आ गया 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1U, 4 का 4U। सो 12 + 1 into 4 कितना आ गया 12 + 4 यानी कि 16U। सही है भाई, क्वेश्चन खत्म। आई डोंट थिंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को भी डाउट होना चाहिए। जल्दी से देखो, आगे चलें। यस, क्वेश्चन नंबर 2, calculate the mass percent of different elements in sodium sulfate। सोडियम सल्फेट क्या होता है Na2SO4। हमें उसमें क्या बताना है कि उसमें कितना % हर एलिमेंट मौजूद है। कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ, सोडियम प्रेजेंट है, Na, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो बेटा कैसे निकालते हो मास परसेंट। एक, अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए तो आप उसमें मास परसेंट निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो उसका कितना मास प्रेजेंट है ओवर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। टोटल मास मतलब मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि आप परसेंटेज की बात कर रहे हो। सही है, तो आप क्या बोलोगे मास ऑफ दैट एलिमेंट in the compound over molar mass of the compound, है ना। over आप क्या बोल सकते हो molar mass of compound, एंड क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है भाई, तो देखो यार आप यहाँ से मोलर मास बहुत इजीली निकाल सकते हो, राइट। एक सोडियम का होता है कितना 23, दो का कितना हो जाएगा 23 into 2
प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 4 कितना होता है बेटा 64। तो जब आप इन तीनों को सम अप करोगे तो क्या आ जाएगा, सोडियम सल्फेट का मोलर मास। सही है, तो देखो चलो मैं तुम्हें आगे दिखाती हूँ। ये देखो मास परसेंट ऑफ सोडियम अगर तुमको निकालना है तो सोडियम बेटा कितना प्रेजेंट है, Na2। ये कहाँ से आया, आप इसको बोल सकते हो ये आया 23 इंटू 2, राइट। इतना सोडियम का मास प्रेजेंट था, दैट इज 46 ओवर 142। बेटा 142 कैसे आया, इन सबको ऐड करके, किस किस को, 46 प्लस 32 प्लस 64, राइट। आप यहाँ पे लिख भी लो 46 प्लस 32 प्लस 64, ये किसका मोलर मास है, Na2SO4 का। क्लियर है, ठीक है। मास ऑफ विच एलिमेंट, जब हमने सोडियम का लिया तो देखो यहाँ 46 ओवर 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। सल्फर की जब बात की, एक ही सल्फर प्रेजेंट है, 32 प्लस 32 ओवर 142 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो किसका आ गया, सल्फर का आ गया। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है मैम, 4, तो ये वैल्यू कैसे आई, 16 इंटू 4, राइट। 64 ओवर 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बड़े प्यार से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। इनकी रिस्पेक्टिव मास परसेंट आप देख सकते हैं। क्लियर है, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी की बात है। मैंने आपके लिए एग्जैक्टली सॉल्यूशंस भी काफ़ी क्वेश्चंस के रखे हैं, ताकि जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, कि यार ये वैल्यू या ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, ताकि वो आपको एक अच्छे से उसमें ना दिख जाए और हम समझ पाएँ साथ में कि ये सॉल्यूशन आया कैसे है। ठीक है, चलिए हमारा काम है समझना बेसिक कैलकुलेशंस। मुझे लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen। ठीक है, बाय मास। तो यार हमें यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, जैसे हमने हमारे लेक्चर में सीखा है एग्जैक्टली एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। उसमें बेटा पहला स्टेप मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि आपको अगर मास परसेंट गिवन है तो आप क्या करो, अज्यूम कर लो कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है। हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स अज्यूम 100 ग्राम कंपाउंड। ठीक है, इससे क्या होगा, आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर हमारे पास यार 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें से 69.9 ग्राम्स आयरन होगा और बाकी का 30.1% डाइऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, कि आपने मान लिया कि आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है। तो चलो यार इस क्वेश्चन को ज़रा करने की कोशिश करते हैं। यस, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है मैम, आयरन है और कौन है, और है ऑक्सीजन। ठीक है भाई, और है ऑक्सीजन। परसेंट बाय मास, या फिर अब हम इसको सीधा, क्योंकि हमने 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड मान लिया है तो ये वैल्यू सेम निकलने वाली है। तो Fe के लिए वैल्यू कितनी है बच्चे, 69.9 ग्राम्स आप बोल सकते हो, और डाइऑक्सीजन के लिए वैल्यू निकल के आ जाएगी 30.1 ग्राम्स। सही है। एटॉमिक मास ऑफ Fe 56 हम ले सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास बच्चे कितना होता है आयरन का, 56। ऑक्सीजन का कितना होता है, डाइऑक्सीजन की अगर बात की जाए, यहाँ पे वैसे मैं ऑक्सीजन लेना चाहिए, इट मस्ट बी 16, राइट, इट मस्ट बी 16। सही है। देन हमारे पास बच्चे अगली चीज़ आती है नंबर ऑफ मोल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बच्चे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, हमेशा एक चीज़ जो हर जगह काम आनी है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर आप किसी एटम की बात कर रहे हो तो मोलर मास की जगह आप क्या ले लेंगे,
एटॉमिक मास ले लेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आई बिलीव यस। सो वेयर वर वी? या नंबर ऑफ मोल्स आई वाज टेलिंग यू कि कैसे निकालते हैं इसको। यार नोट डाउन कर ही लो तुम कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास जिसको आप W से डिनोट करते हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सही है भाई? तो यहाँ पे अगर आप देखो, लेट्स चेंज बैक द कलर, चलो ये ले लें। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चे कितने आ जाएंगे, गिवन मास। देखो अब हमारे पास अगर आप आयरन की बात करो तो 100 ग्राम में से 69.9 ग्राम क्या है, आयरन है। तो आप बोलोगे 69.9 गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। बच्चे कितना है, 56। कितना आ गया, 56। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे इट विल अप्रॉक्सीमेटली कम आउट टू बी 1.25। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.25। और 30.1 ओवर 16, 30.1 ओवर 16 सेम गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो ये वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1.88। ठीक है भाई, क्लियर है? अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालना बताया था कि बेटा अभी जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, जो भी इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है, 1.25 छोटा है या 1.88? मैम 1.25। तो दोनों को 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 एंड 1.88 ओवर 1.25। तो चलिए कर लेते हैं ज़रा ये भी। सो यू कैन से 1.25 ओवर 1.25, ये आ गया कितना, 1। सही है? देन 1.88 ओवर 1.25, राइट? ये कितना आ जाएगा बच्चे, आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी 1.5 अप्रॉक्सीमेटली। सही है भाई? ये आ जाएगा कितना, 1.5। तो ये आ गई सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, राइट? ये क्या आ गई, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। पर अगर मुझे क्या चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मुझे क्या चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। होल नंबर मोलर रेशियो कितनी आ जाएगी बेटा, दोनों को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम आउट टू बी Fe/O की जो आपके पास रेशियो निकल के आएगी, इट विल कम आउट टू बी 2:3। अब जब आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आ गया। सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज व्हाट, Fe2O3 है ना, Fe का 2O3। सही है भाई? सो आवर आंसर विल बी Fe2O3। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है? जल्दी से देखिए, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी होनी चाहिए। सही है? शैल वी मूव अहेड? या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.4। calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air। सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं, आपको किस बात का ध्यान रखना है कि मैम जो हमारी केमिकल इक्वेशन है इट मस्ट बी बैलेंस्ड, राइट? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है वो क्या है कि आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? सो हाउ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर, बहुत ही सिंपल है मैम। कार्बन C+O2 गिव्स यू CO2। ठीक है भाई? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है?
तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 1 मोल कार्बन 1 मोल डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सही है, तो चलो अब हर आंसर हम इस इक्वेशन के बेस पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो, दिस इज 1 मोल, दिस इज ऑल्सो 1 मोल एंड दिस इज ऑल्सो 1 मोल, है ना। 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सही है, इसको हम क्या करते हैं, मास पे लिख लेते हैं। 1 मोल कार्बन का क्या मतलब है, 12 ग्राम्स प्रेजेंट होंगे जब कार्बन के, और जब वो रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑक्सीजन के साथ यानी कि 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ, जब 12 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा मैम, 44 ग्राम्स। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। यहाँ से आपके सारे आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है भाई, क्या अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। मैम 1 मोल कार्बन जब बर्न होता है एयर में तो वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब है कितना अमाउंट, हमें क्या बताना है, अमाउंट। अमाउंट मतलब यार हमें ग्राम्स में आंसर करना है, हमें मोल्स में नहीं ग्राम्स में आंसर करना है। तो आप बोलोगे कि मैम 44 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो चलो जी, कितना आ गया ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, 44 ग्राम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब वो कह रहा है यार ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये जो रिक्वायरमेंट है इट इज फॉर कंप्लीट रिएक्शन, है ना, फॉर कंप्लीट रिएक्शन कि कुछ नहीं बचा, तब ऐसी सिचुएशन है। लेकिन मैं कह रही हूँ यार मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है। तो अब बताओ अगर 1 मोल कार्बन 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करे, ये तो हो गया हमारा केस 1। ठीक है, केस 16 क्या है, ये अभी भी उतना ही है पर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितनी है बेटा, 16 ग्राम्स है। सही है, तो मैम 16 ग्राम का क्या मतलब है, आधा मोल, है ना। 16 ग्राम मतलब 0.5 मोल्स, बड़ी सिंपल सी बात है यार। 16 ग्राम मतलब 0.5 मोल्स। मैम अगर हमारे पास आधा मोल ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। इसके वजह से हमारा रिएक्शन रुक गया। अगर आधा मोल ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है तो वो तो सिर्फ आधा मोल कार्बन के साथ ही रिएक्ट करेगा और आधा मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बना पाएगा। अब आधे मोल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब यार, 1 मोल में 44 ग्राम्स, आधे मोल में कितने होंगे, 22 ग्राम्स। कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए ना, 1 मोल में 44 ग्राम्स, 0.5 मोल्स में 22 ग्राम्स। तो बच्चे कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, आप बोलोगे कि मैम जो CO2 प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 22 ग्राम्स, 22 ग्राम्स। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अभी देखो फिर से सेम सिचुएशन है यार, जो डाइऑक्सीजन है वो अभी भी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। नो मैटर, चाहे अब आपके पास कितना मोल कार्बन प्रेजेंट है, 22 ग्राम से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि आपको ऑक्सीजन के भी तो ज़्यादा मोल चाहिए। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम बोले तो 0.5 मोल ऑक्सीजन ही बस प्रेजेंट है। तो मैम फिर से सिर्फ 0.5 मोल कार्बन का रिएक्ट करेगा और 0.5 मोल यानी कि सिर्फ और सिर्फ 22 ग्राम्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, थर्ड केस में देख लो भाई,
अब की बार तुम्हारे पास ये कितना प्रेजेंट था, 2 मोल। 2 मोल का मतलब है 24 ग्राम, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कितनी थी, फिर से 16 ग्राम। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो अभी भी कितनी होगी, 22 ग्राम। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं है। फर्क नहीं पड़ता चाहे कार्बन 1000 मोल हो जाए, अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम्स है, अगर ऑक्सीजन इतनी ही प्रेजेंट है तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगी। क्लियर है, आई बिलीव यस। सो फिर से बेटा जो डाई ऑक्सीजन है वो कितना आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, और आप क्या बोलोगे कि CO2 कितना बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 22 ग्राम्स ही बनेगा। मुझे लगता है मुद्दा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जैक्टली जो चीज़ अभी आपको समझाई है वो यहाँ पे आपके लिए लिखी भी है, ठीक है, कि यार क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एवरीथिंग आप देख सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ calculate the mass of sodium acetate. Sodium acetate is CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. मोलर मास आपको ऑलरेडी गिवन है 82.0245 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। आपको क्या बताना है कि ऐसा सोल्यूशन बनाने के लिए जिसकी वॉल्यूम हो 500 ml और मोलारिटी हो 0.375 मोलर, हमें कितने ग्राम्स सोडियम एसीटेट की रिक्वायरमेंट है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो यार इसको करने के लिए ना मैंने तुम्हारे को एग्जैक्टली 2 तरीके लिस्ट डाउन किए हुए हैं। मतलब वो तरीके भी 2 नहीं है, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीकों से सोचने का तरीका है, बस आप कह सकते हो कि नजरिया है, ठीक है। वे 1 की अगर बात करें, तो यार तुम्हें पता है कि मैम मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी जिसको आप कैपिटल M से डिनोट करते हो, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट over volume of solution in liters, right? Volume of solution in liters, यही होता है। yes, इसको मैं N2/V लिख सकती हूँ। yes, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। V किस में होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए, सही है। तो वॉल्यूम ऑलरेडी तुम्हारे पास है 500 ml। 500 ml बोले तो आधा लीटर है ना। यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग कि 1 लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। तो 500 ml मतलब आधा लीटर, ठीक है। सो यू हैव मोलारिटी एज वेल। अभी देखो आपके पास मोलारिटी है, आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, राइट। यहाँ से आप बोल सकते हो कि मैम N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, सही है। मोलारिटी मेरे पास ऑलरेडी है कितनी, 0.375। वॉल्यूम मुझे ऑलरेडी पता है 0.5 लीटर, राइट। सो ये मैं बोल सकती हूँ 0.5 लीटर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। एंड यू ऑलरेडी नो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चे, दिस इज इक्वल टू गिवन मास, मतलब जो इसका मास होगा, इतने मोल्स में कितना मास होगा, divided by its molar mass. Molar mass of sodium acetate I already have, which is 82.0245, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो देखो ये मेरे पास वेट भी आ गया, ठीक है। तो मैं यार यहीं से बोल सकती हूँ कि W की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 0.375 इंटू 0.5 इंटू 82.0245, सही है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने ऑलरेडी सब कुछ
सही यूनिट्स में लिया है, राइट? तो आंसर हमारे पास ग्राम्स में ही आएगा। मोल्स को मोल्स में लिया है, वॉल्यूम को लीटर्स में लिया है। यहाँ पे लिख लो यार, बेशक कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ कि 500 ml बोले तो 0.5 लीटर, ठीक है? फिर से समझा देती हूँ कि हमने वे 1 में किया क्या है। मोलारिटी तुमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम होता है, ठीक है भाई? आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल से आपने मास निकाल लिया। क्या नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय, मतलब इसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जब आपने नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वेट आ गया, ठीक है? पहला तरीका बड़ा सिंपल, कोई इसमें परेशानी आई डोंट थिंक होनी चाहिए, ठीक है? ये हो गया तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 यार, और क्या हो सकता है? आपको मोलारिटी ऑलरेडी गिवन है ना? मोलारिटी इज ऑलरेडी गिवन टू यू, वेट। इसमें आपको बहुत कम सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? इसमें आपको बहुत ही कम सोचने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि यार आपको मोलारिटी गिवन है, और मोलारिटी की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है मैम? 1 लीटर में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, है ना? 1 मोल में जितने भी मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं वही उसकी मोलारिटी है, राइट? तो यार हमें मोलारिटी गिवन है 0.375, राइट? We know that molarity is 0.375, यानी 1 मोल में 0.375 मोल्स सोडियम एसीटेट के प्रेजेंट हैं। तो मैम 500 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? डिवाइडेड बाय 2, राइट? इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन कितने प्रेजेंट होंगे? 0.375 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स। तो आपके पास 500 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वो आ गया। मोल्स अगर निकल गए तो उनका वेट निकल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जब आपने नंबर ऑफ, फिर से देखो वही स्टोरी आ गई। तो बस एक क्वेश्चन को 2 तरीकों से आपने सोचा है। सो हियर यू कैन सी, जो एग्जैक्टली आपको बताया वही यहाँ पे लिखा है आपके लिए, ठीक है? कि वे 1 क्या है कि यार नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे, ये आपने बेसिकली मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया है, सही है भाई? एंड यहाँ से आपको मोलर मास ऑलरेडी पता है, तो जब आपने उस वेट को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास, जब आपने मोलर मास को, माय बैड, जब आपने मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास उसका वेट आ गया, सही है? आगे भी देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट इन 500 ml, 1 लीटर में कितने थे? 0.375। तो 500 ml में उसके आधे मोल हो गए, सीधा सीधा, ठीक है? ये आपने कर लिया तो आपके पास अगेन द सेम थिंग, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेट निकल के आ गया 15.380 ग्राम्स। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है भाई? चलो बहुत इजी था ये। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर्स। बेटा मोल्स पर लीटर में आप क्या निकालते हो? मोलारिटी निकालते हो। तो यानी कि आपसे यहाँ पे सीधा सीधा पूछा क्या गया है? आपसे मोलारिटी पूछी गई, राइट? कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, राइट? मोलारिटी पूछी गई है। इन अ सैंपल which has a density 1.41 grams per milliliter and the mass percent of nitric acid in it being 69%. Okay. सबसे पहली बात, मास परसेंट का क्या मतलब है कि यार अगर मैं कह रही हूँ कि नाइट्रिक एसिड का मास परसेंट 69% है मेरे सोल्यूशन में, इट मीन्स कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें से 69 ग्राम्स क्या होगा? नाइट्रिक एसिड होगा, और बाकी का बचा हुआ कितना? 31 ग्राम्स पानी होगा, ठीक है? सो आई कैन से कि यार इसका क्या मतलब है? आई कैन से दैट
in 100 gram of nitric acid in 100 gram of nitric acid solution, 69 gram will be nitric acid. 69 gram nitric acid will be present. Nitric acid will be present. मैं ये बात बोल सकती हूँ. That's what I can say. अभी देखो यार, मुझे निकालना क्या है मैम, मुझे ना मोलारिटी निकालनी है. देखो सबसे पहले देखते हैं कि यार मोलारिटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए. मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इसको हम N2 से डिनोट कर देते हैं. बेटा जनरली हमारे हर डिस्कशन में अगर सब्सक्रिप्ट में 2 लिखा है तो मतलब सॉल्यूट की बात हो रही है, 1 लिखा है तो सॉल्वेंट की बात हो रही है. ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, ये होती है मोलारिटी. सही है. तो मेरे को 2 चीज़ें चाहिए कि यार मैं इस सोल्यूशन की मोलारिटी निकाल पाऊँ. मुझे सबसे पहली चीज़ चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सही है. इस सॉल्यूशन की मेरे पास वॉल्यूम आ जाए और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मुझे वो पता चल जाए, तो यार मेरी मोलारिटी निकल जाएगी. ठीक है, तो चलो डील करने की कोशिश करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स मैं कैसे निकाल सकती हूँ. देखो तुमने अभी तो कहा कि यार हमने क्या मान लिया कि यार मान लेते हैं हमारे पास ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है. लेट्स अज्यूम वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तभी तो हमने बोला ना कि 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम 100 ग्राम सॉल्यूशन. लेट्स अज्यूम हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स अज्यूम वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन. तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास गिवन मास आ गया है ना, कि गिवन मास मेरे पास कितने हैं, 100 ग्राम है. ठीक है, तो यार मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ. गिवन मास दैट इज 100 ग्राम्स ओवर मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड. राइट, ये मैं कर सकती हूँ, हाँ कि ना, जल्दी से बताइए. गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत होनी चाहिए. राइट, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो. जल्दी करने के लिए 1 + 14 + 48 कितना आ गया बेटा, 63 ग्राम्स है ना. मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड बचे कितना है, 63 ग्राम्स. तो ये आ गए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स. कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स आ गए. अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बचे मैं कैसे निकाल सकती हूँ. यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की. तुमको डेंसिटी गिवन है. व्हाट डू यू हैव, यू हैव डेंसिटी. और डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम है ना. सही है. तो यार यहाँ से वॉल्यूम कितनी आ गई बेटा, आप बोल सकते हो कि मैम वॉल्यूम हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी है ना. कितना सॉल्यूशन का मास है कितना सॉल्यूशन का मास है, 100 ग्राम्स हमने लिया है. डेंसिटी हमको ऑलरेडी गिवन है, ये देखो. तो ये कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 100, डेंसिटी कितनी है 1.41. ये आ गया तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. mass over density, mass of the solution 100 grams divided by density of solution. ऑलरेडी ग्राम्स पर ml में है, कितना आ गया ये 1.41 ग्राम्स पर ml. अभी देखो क्या ये ऑलरेडी हमारे पास लीटर्स में आया है, नहीं. अभी ये हमारे पास लीटर में नहीं है वॉल्यूम, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है. अभी ये हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ml में आई है, वो हमारे पास ml में आई. ये देखो मैं जानबूझ के बार बार तुमको दिखा रही हूँ 70.92 ml. अभी तुम्हें इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बेटा लीटर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं. आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो यू हैव टू एक्चुअली
इसको भी अभी आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या इसको यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये किस यूनिट में हो गया, अब ये लीटर्स में हो गया. नाउ दिस इज इन लीटर्स into 10⁻³ now this is in liters and this is in moles. समझ में आया? I believe yes. बेसिक मुद्दा था यहाँ पे आपको समझाना, और मुझे लगता है कि वो आपको समझ में आ गया होगा. मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? गिवन मास. हमने मान लिया हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है over its molar mass, right? Molar mass of this is nitric acid is HNO3. ठीक है, तो आपने निकाल लिया 63. तो यार ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कैसे निकाला? मास बाय डेंसिटी. ठीक है, मास आपको ग्राम्स में गिवन था और डेंसिटी आपको ग्राम्स पर ml में गिवन थी. तो आपके पास जो वॉल्यूम आई होगी वो किस में आई होगी? मिलीलीटर्स में आई होगी. हमें वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर्स में चाहिए, तो इसलिए हमने उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया. सही है, तो आप ये देखो एग्जैक्टली जो हमने किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ये निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, मास ओवर डेंसिटी, मिलीलीटर में आया, 1000 से डिवाइड किया, लीटर्स में आ गया. तो कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 मोल पर लीटर में बेटा कैसे आएगा? मोल्स पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, आंसर आ गया 15.44 मोलर. ठीक है, आई गेस मुद्दा आपको समझ में आ चुका है कि हमने सॉल्व कैसे किया है. क्लियर है? आई बिलीव सो. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. हाउ मच कॉपर can be obtained from 100 gram of copper sulfate. अच्छा देखो, मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में सिखाया है कि यार अगर मैं बात करूं 1 मोल कॉपर सल्फेट की, 1 मोल CuSO4 में 1 मोल ही कॉपर प्रेजेंट है, 1 मोल सल्फर प्रेजेंट है और 4 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है. राइट, जो इनकी सबस्क्रिप्ट होती है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इस कंपाउंड में प्रेजेंट है. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट contains 1 मोल ऑफ कॉपर, contains 1 मोल ऑफ कॉपर. ये आप बोल सकते हो, यस मैम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है. नाउ 1 मोल कॉपर सल्फेट का क्या मतलब है? क्या हम ये निकाल सकते हैं? बताओ. चलो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट का क्या मतलब है? इसका मोलर मास बेटा कितना होगा? कॉपर का कितना होता है? 63.5 प्लस सल्फर इज 32 प्लस 16 into 4 is 64, राइट? ये कितना आ गया? 1 मोल कॉपर सल्फेट. अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो बच्चे कितना आ जाएगा? इट विल कम आउट टू बी 159.5, राइट? 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 में कितना कॉपर है? 1 मोल कॉपर. 1 मोल कॉपर का मतलब 63.5 ग्राम कॉपर. हमने मोल को सिंपली क्या किया? उसमें कितना मास है वो देख लिया, राइट? यानी कि 1 मोल का मतलब जो भी उसका मोलर मास है, राइट? तो यहाँ से हमने CuSO4 का मोलर मास निकाला. 1 मोल कॉपर सल्फेट में 1 मोल कॉपर है, तो 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर है. ठीक है, हमें बताना है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है. क्या कर सकते हैं अब हम? मैम यूनिटरी मेथड लगाओ. इतने में इतना है, 1 ग्राम में कितना होगा? 100 ग्राम में कितना होगा? ठीक है, तो देखो यार 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ CuSO4 में कितना होगा? 63.5 ओवर 159.5.
63.5 ओवर 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर प्रेजेंट होगा, सही है। तो 100 ग्राम CuSO4 में कितना होगा, 100 ग्राम ऑफ CuSO4 में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप क्या बोलोगे 63.5 ओवर 159.5 इंटू 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर। ये है आपका फाइनल आंसर, बस खत्म, इजी, ठीक है। तो ये देखो एग्जैक्टली वही चीज़ यार, देखो यहाँ पे की हुई है, मोलर मास ऑफ CuSO4 निकाला। तो यार ये देखो 1 मोल कॉपर सल्फेट में 1 मोल ही कॉपर प्रेजेंट है, 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपने 1 ग्राम CuSO4 में निकाला, फिर आपने 100 ग्राम ऑफ CuSO4 में निकाला। तो यार ये देखो वही आया ना, 63.5 ओवर 159.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आया, 39.81 ग्राम्स। यानी कि अगर आपके पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो आप उसमें से 39.81 ग्राम्स कॉपर ऑब्टेन उसमें से किया जा सकता है। जल्दी से इसको देखिए, कोई डाउट है तो बताइए, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Now let's move ahead and let's talk about question number 8. Okay, read करो question और देखो क्या ये हमने question अभी तक किया है। Let's see. Determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9% and 30.1 respectively. याद आया कुछ? Do you remember हमने exactly ये क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। ये देखो, उप्स, यहाँ पे here you can see 69.9% iron and 30.1% डाईऑक्सीजन। तो exactly ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। In fact what we can do is, इसको कॉपी कर लिया हमने और इसको ले जाते हैं नीचे, which is question number, this is question number 8, right? Yes, तो ये देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा हमारा सोल्यूशन, ठीक है भाई। 69.9, सिमिलरली एटॉमिक मास लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर आपने जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाली और फिर आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाली, सही है। सो योर फॉर्मूला कम्स आउट टू बी Fe2O3। क्लियर है? एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये। सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 हमने देख लिया। चलिए अगली बात करते हैं, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। आई बिलीव ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। हमें नेचुरल एबंडेंस गिवन है, हमको क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 कैसे एग्जिस्ट करता है वो पता है। अप्रॉक्सीमेटली नेचर में 75% Cl35 पाया जाता है, क्लोरीन 35, और अप्रॉक्सीमेटली 25% पाया जाता है क्लोरीन 37, ठीक है। और हमें उसका एग्जैक्ट मोलर मास भी गिवन है, ठीक है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो अप टू 4 डेसिमल्स तक, ठीक है। तो हमें बताना है उसका एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। सो यार ये आपको मैंने लेक्चर में भी बताया है कि आप एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, A1x1 प्लस A2x2 जितने भी हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ही हैं तो हम इसको 2 तक रखेंगे, डिवाइडेड बाय 100, सही है। A1 यहाँ पे क्या है, जो भी आपको रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय x। x क्या है उसकी परसेंटेज एबंडेंस, परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस। तो कुछ नहीं करना यार,
आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, यू नो ऑल द वैल्यूज, आपको सब कुछ गिवन है। ये A1 है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी, सॉरी ये हमने उल्टा कर दिया ज़रा, दिस इज़ A1, पहला जो हमारे पास क्लोरीन 35 है उसका एग्जैक्ट मोलर मास और उसकी एबंडेंस X1, ठीक है। देन दिस इज A2 और उसकी नेचुरल एबंडेंस रिस्पेक्टिवली X2। सिंपली हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमें जवाब मिल जाएगा। चलो जी कर देते हैं। सो व्हाट कैन वी से, A1 कितना है, यू कैन से मैम 34.9689 into 75.77 plus A2 X2 36.9659 multiplied by 24.23 and divided by 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना वैसे तो आपका काम है, उप्स थोड़ा सा टिल्ट हो गया बट कोई बात नहीं, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल अप्रॉक्सीमेटली कम आउट टू बी 35.4527। आप देख सकते हो कि ये वैल्यू 35.5 है ना, अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आप यही एटॉमिक मास एक्चुअली लेते हो क्लोरीन का जब भी आप सॉल्व करते हो क्वेश्चंस, है ना, 35.5 लेते हो ना, तो ऐसे आता है ये, बिकॉज दिस इज एक्चुअल डेटा कि क्लोरीन 35 कितना एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन 37 कितना एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हो कि क्लोरीन 35 यार नेचर में ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35 के ज़्यादा करीब है, 35.5 निकल के आया है। प्रीटी ऑब्वियस, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन 3 मोल्स ऑफ ईथेन, अगर मेरे पास 3 मोल ईथेन है C2H6, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। यार ये भी हमने पिछले किसी क्वेश्चन में, कॉपर वाले क्वेश्चन में देखा था, है ना, कि 1 मोल CuSO4 में 1 मोल कॉपर है, 1 ही मोल सल्फर है और 4 मोल ऑक्सीजन है, राइट। तो अगर मेरे पास मैं बात करूं 1 मोल किसकी, इफ आई टॉक अबाउट इन 1 मोल ऑफ C2H6 मेरे पास क्या है, 2 मोल कार्बन है एंड 6 मोल हाइड्रोजन है। मैं क्या बोल सकती हूँ, वी हैव 2 मोल कार्बन एंड वी हैव 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 मोल्स हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कितने मोल्स की, 3 मोल्स की, मैं 1 मोल की नहीं, अगर 3 मोल की बात करूं तो यार सब बता सकते हैं हम। इफ आई टॉक अबाउट इन 3 मोल ऑफ C2H6, अब देखो हमें आंसर करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। बेटा कितने होंगे, 1 मोल में 2 मोल कार्बन है, तो 3 मोल में 6 मोल कार्बन हो जाएंगे, राइट, 6 मोल्स कार्बन हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बेटा 1 मोल C2H6 में अगर 6 मोल हाइड्रोजन है तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 18 मोल्स हो जाएंगे, है ना। सिंपली यार यूनिटरी मेथड, क्लियर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो बेटा 1 मोल C2H6 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट्स चेंज द कलर, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, इतने होंगे, इसमें होंगे कितने, Na मॉलिक्यूल्स, राइट, Na मॉलिक्यूल्स। तो 3 मोल ऑफ C2H6 में कितने हो जाएंगे, 3 into Na, है ना, दिस विल बी 3 multiplied by एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर 6 into 10⁻23 लेके चल लो, ठीक है यार, क्लियर है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, बेटा हमने कितने निकाले मैम, 6 मोल। हाइड्रोजन कितने निकाले, 18 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकाले, 3 into
एवोगैड्रो नंबर। खत्म क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्लियर है? आई बिलीव इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 3 moles 6 mole of carbon atoms, 18 moles of hydrogen atoms, 3 into Na 6.02 into 10 raised to power 23 यानी कि 18 into 10 raised to power 23 molecules। क्लियर है? यस मैम, वेरी इजी, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। What is the concentration of sugar C12 H22 O11 in mole per liter? यानी कि हमें क्या बताना है कॉन्सेंट्रेशन में? मोल पर लीटर देखते ही समझ जाना है क्या बताना है बेटा, मोलारिटी। मैम हमें क्या बताना है? मोलारिटी। इफ इट्स 20 ग्राम्स, अगर आपने 20 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर्स, कुछ नहीं करना, मोलारिटी बतानी है बस। यू नो मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट। नंबर ऑफ मोल्स बेटा मैं कैसे निकाल सकती हूँ? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास मेरे पास ऑलरेडी है, कितना? 20 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ शुगर यार मैं निकाल सकती हूँ ना, कैसे? एक कार्बन का होता है 12, सो इट विल बी 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 342, राइट। 342 ग्राम्स पर मोल, ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। अब आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑलरेडी बताया हुआ है बेटा 2 लीटर। ये लो जी 2 लीटर, तो ये आ गए मोल्स, ये आ गए लीटर्स। कर लो सॉल्व, आ गया जवाब। बस ये देखो एग्जैक्टली यही किया हुआ है, 20/342, यही किया हमने भी, 20/342 मोल्स आ गए, डिवाइडेड बाय 2 लीटर्स। ये देखिए ज़रा, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, बता दिया है कि कैसे करना है, ठीक है भाई। 0.0293 मोलर, ये आ गया हमारा जवाब, सही है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Here is the ओहो, चलो कोई नहीं जी, यहाँ देख लेते हैं। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल, इसको पहले एक काम करते हैं, हटा देते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। चलो इसको यहाँ से हटा दिया हमने। यस, इफ़ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल 0.793 kg पर लीटर, ठीक है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड? अच्छा, जो एक्चुअल सिर्फ मीथेनॉल है, ठीक है, उसकी डेंसिटी मुझे गिवन है और मुझे बताना है कि इस मीथेनॉल की कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है कि जो आपका फाइनल सोल्यूशन बने वो 2.5 लीटर 2.5 लीटर का बने और उसकी मोलारिटी निकल के आए 0.25 मोलर, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे समझ में आती है कि मुझे ना यहाँ पे मोलारिटी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, है ना। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, है ना, जो पहले सोल्यूशन था और जो बाद में सोल्यूशन है। जो फाइनल सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी भी मुझे पता है, उसकी वॉल्यूम भी मुझे पता है। M2V2 आई नो, ठीक है। मुझे चाहिए M1 की वैल्यू अगर मैं बाकी के डेटा से निकाल लूँ तो V1 निकल जाएगा, है ना, कि मुझे इस मीथेनॉल की कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली V1 फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। M1 मुझे बताना है यूजिंग गिवन डेटा। अगर मैं ये निकाल लूँ डेटा का इस्तेमाल करके, M2 और V2 की वैल्यू एज इट इज़ मेरे पास है, ठीक है। तो चलो जी, हमारा बेसिक मुद्दा इस क्वेश्चन में क्या है? मैम हमको इसकी मीथेनॉल की मोलारिटी बतानी है अगर उसकी डेंसिटी 0.793 kg पर लीटर है तो। अच्छा देखो, मुझे डेंसिटी पता है ना,
हमको यहाँ पे डेंसिटी पता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यार 0.793 kg, मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, यूजिंग द गिवन डेटा आई कैन से दैट 0.793 kg of methanol is present, in 1 liter of methanol, है ना। हाँ है ना, कि कितना केजी प्रेजेंट है मीथेनॉल, 0.793 kg of methanol is present in 1 kg in 1 liter of methanol, है ना, in 1 liter methanol। यही मतलब हुआ ना इसका, ठीक है, कि अगर 1 लीटर बेसिकली मैं बात कर रही हूँ मीथेनॉल की, जो ये मेरा सोल्यूशन है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो यार 1 लीटर में 0.793 kg प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको केजी ना करके ग्राम्स में डील कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू ऑल नो कि मैम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो 0.793 kg में कितने ग्राम्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कि 793 ग्राम्स, है ना। व्हाट कैन आई से, इसको मैं बोल सकती हूँ 793 ग्राम्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है। इस वाले में जो पहला सिनेरियो है, ठीक है बेटे, 793 ग्राम को क्या मैं इसको किस में चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर सकती हूँ? यस मैम, मैं कर सकती हूँ, कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं होगी, सही है, इसमें हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो एज यू कैन सी दिस इज CH3OH मीथेनॉल, ठीक है। इसका मोलर मास मैं निकाल सकती हूँ 12 + 4 + टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, सो आई कैन से 12 + 4 + 16 कितना आ गया, 32 ग्राम्स पर मोल, ठीक है ना। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 32, है ना, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, इतने मोल्स, है ना, इतने मोल्स मीथेनॉल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन, है ना, ये मैं बोल सकती हूँ। अगर 1 लीटर में इतने मोल प्रेजेंट हैं तो यानी कि यही इसकी मोलारिटी हो गई, तो यही इसकी क्या हो गई, मोलारिटी हो गई, यही इसकी मोलारिटी हो गई, यानी कि 793 डिवाइडेड बाय, अगर मैं करूं क्या चीज़ बचे 32, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगी 24.78। जब आप इसको सॉल्व करोगे यही वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 24.78, ठीक है। तो यार ये ही मेरी मोलारिटी है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यार मैंने M1 भी निकाल लिया, सही है, तो लगा दो यार अब M1V1 = M2V2, बस खत्म। सो नाउ M1 की वैल्यू मेरे पास है 24.78, V1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, M2 की वैल्यू मेरे पास है कि जो फाइनल आप सोल्यूशन बना रहे हो उसकी मोलारिटी है 0.25 और उसकी वॉल्यूम कितनी है 2.5 लीटर्स। तो यहाँ से आप निकाल लोगे क्या चीज़, V1 की वैल्यू, ठीक है भाई। कैलकुलेशन करना आपका काम, आपको समझा दिया। यहाँ पे यार हमने क्या किया है, बेसिकली जो आपको डेंसिटी गिवन थी, ठीक है, हमने उसका मतलब समझा कि 0.793 kg जो है वो प्रेजेंट है 1 लीटर मीथेनॉल में, ठीक है। तो फिर हमने उसको ग्राम्स में किया, किलोग्राम से ग्राम्स में किया, ग्राम से हमने उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। जितने भी मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में प्रेजेंट होते हैं
मैम वही उसकी मोलारिटी होती है। तो यही हमने कहा कि मोलारिटी है पहले सोल्यूशन की। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाया तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम हमारे पास आ गई। ये देखो मोलारिटी ऑफ मीथेनॉल। देखो इन्होंने बस क्या किया है, इन्होंने जो ये ग्राम्स पर मोल में निकाला, इसको 1000 से डिवाइड करके केजी पर मोल कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, केजी से केजी कट गया और वापस से जो हमारी मोलारिटी थी वो मोल पर लीटर में आई। हमने किस में डील किया, हमने ग्राम पर मोल में ही डील किया, ठीक है। हमने 32 को 32 ही रहने दिया था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो मोलारिटी इक्वेशन लगाई, ये देखो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यहाँ से तुम्हारी V1 की वैल्यू आ गई। किस में आई वो वैल्यू, अभी वो वैल्यू आई थी हमारी लीटर्स में, लीटर में रिक्वायर्ड है, लीटर में कर दो। मिलीलीटर में चाहिए तो वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दो तो मिलीलीटर में आ गई 25.22 ml। जल्दी से इसको देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर हम चलते हैं आगे। सही है भाई। एंड मुझे लगता है आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले सेशंस में देखेंगे। टिल देन बाय बाय and keep learning.